नमस्कार, मैं अशोक व्यास और कार्यक्रम वाइड एंगल विद अशोक व्यास का एंगल आज बहुत वाइड है और हम पहुंचने वाले हैं भारत। और भारत जाकर हम भारत में जिस तरह से पर्यावरण के साथ जुड़ाव संस्कृति का एक हिस्सा रहा है और बल्कि है ही, पर व्यवहार में वो कितना आया है कितना नहीं आया है उस बात पर भी थोड़ा चिंतन करेंगे। पर मूल रूप में सैद्धांतिक तौर पर जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो प्रकृति से जुड़ने के बारे में जो कुछ कहा गया है और उसके पीछे क्या तर्क दिए गए और किस तरह की जीवन शैली रही, इस सब के बारे में सांस्कृतिक विशेषज्ञ जयपुर से डॉक्टर गोविंद पारिक हमें बताएंगे। उनका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। हमारी प्रकृति के अनुरूप बहुत आनंद ले रहे हैं प्रकृति का। बहुत बढ़िया। तो सीधा सीधा हम विषय पर जब बढ़ रहे हैं तो गोविंद जी, आप जानते हैं कि संसाधन असीमित लगते हुए भी सीमित होते हैं। शायद उस कारण भी जो एक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भाव भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। पर क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, इस पर बाद में आते हैं। मूल रूप से आप बताएं, भारतीय मन और प्रकृति, इसके बारे में क्या चिंतन आपका है? भारतीय मन और प्रकृति। भारतीय मन अगर हम बात करें तो भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार भारतीय मन जियो और जीने दो, ये मूलतः भारतीय मन का सिद्धांत है। सह अस्तित्व, ये भारतीय मन का सिद्धांत है। हम एक दूसरे के सहयोगी बने, ये भारतीय मन का सिद्धांत है। मैं ईशोपनिषद के साथ एक बात शुरू करना चाहूंगा। ईशोपनिषद में कहा गया है कि ये ब्रह्मांड की रचना, सृष्टि की रचना परमेश्वर ने मानव मात्र नहीं, प्रत्येक जीव मात्र के लिए की है, हम सब के लिए की है। और हम सबका साझा दायित्व है कि हम इसका उपभोग, अपने हिस्से का उपभोग करें, और जितना अपने हिस्से का उपभोग कर रहे हैं उतना प्रकृति को वापस लौटाने की तरफ भी चेष्टा करते रहें। तो उदाहरण के लिए अगर हम कुछ प्रकृति से ले रहे हैं तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम भी प्रकृति को जो कुछ अपनी तरफ से दे सकते हैं वो हमें देने का भी प्रयास करना चाहिए। और प्रकृति के शोषण और एक तरह से हम कहते हैं एक्सप्लॉइट करना, तो प्रकृति के एक्सप्लॉइटेशन की गुंजाइश ना रखते हुए सह अस्तित्व की बात कि हम स्वयं जी रहे हैं, दूसरों को भी जीने दें। तो सृष्टिकर्ता ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारित मात्रा में प्रकृति की प्रचुर मात्रा उपलब्ध करवाई है। लेकिन अगर कोई हम व्यक्ति विशेष, कोई राष्ट्र विशेष, कोई समाज विशेष अगर प्रकृति का एक्सप्लॉइटेशन करता है तो शायद वो दूसरों के हिस्से की प्रकृति को नष्ट करने की कोशिश करता है, और दूसरों के हिस्से की जो प्रकृति को नष्ट करेगा तो वो निश्चित रूप से बाधक बनेगा। और भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारी प्रकृति तो पूरी तरह से आरण्यक है, वन आधारित है। गोविंद जी, मैं आपसे आपके साथ जो धरती शब्द है, तो वेदों में एक पृथ्वी सूक्त भी आता है और हम धरती को माता कहते हैं, जिससे एकदम ये पता लगता है कि भाई अचेतन में जो एकत्व का भाव है धरती के प्रति, वो भारतीय संस्कृति में हमेशा बना रहा है। उस दृष्टि से पृथ्वी के साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए, इसमें वेद क्या कहते हैं, या जो कुछ आपने सुना पढ़ा सांस्कृतिक दृष्टि से मनुष्य का पृथ्वी के साथ कैसा आदर्श संबंध होना चाहिए? अशोक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात की है। भारतीय परंपराएं पूरी तरह से वेदोक्त है, वेदों पर आधारित है। और वेदों में सृष्टि की रचना के साथ ही प्रकृति पुरुष ने, आदिदेव शिव ने हम कहें, या जो हमें ज्ञान सृष्टिकर्ता ने दिया है उसको इस स्वरूप में प्रदान किया है कि हम प्रकृति के साथ में हर स्वरूप के साथ में जुड़े। और संभवतः आप देखते होंगे कि विश्व में भारत की अनूठी संस्कृति है तो धरती को माता कहती है, जननी जन्मभूमि। हमारी जन्मभूमि को, जननी को हम माता के रूप में पूछते हैं। और जन्मभूमि के प्रति, धरती के प्रति जो भाव भारतीय मन का है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी सूक्त की आपने बात की, इसके अलावा अनेक उपनिषदों में भी बार बार इस बात को कहा गया है कि पृथ्वी हमारी माँ है। इस पृथ्वी की माँ को संरक्षित करने का दायित्व हम सबका है। ये जो चाहे पृथ्वी माँ ने
मनुष्य की जरूरतों के हिसाब से हमें सब कुछ दिया है। ये धरती ही तो है जो जल के साथ संसार करने के बाद हमें चाहे वनस्पति देती है, चाहे हमें खान पान की सारी चीजें देती है, जीव जंतु। बिना धरती के, बिना मिट्टी के किसी का अस्तित्व की गुंजाइश ही नहीं हो सकती। तो इस धरती जो पूरी तरह से हमारी पोषक है, और भारतीय संस्कृति के अनुसार तो हम ये कहेंगे कि हम सृष्टि का संरक्षण करते हैं, शोषण नहीं। हम सृष्टि का पोषण करते हैं। सृष्टि हमारा पोषण करती है, वो हमारी पोषण करता है, वो हमारा कुपोषण दूर करती है। और हम संरक्षण करें इसका, इसका रक्षण करें, इसका भक्षण ना करें। अच्छा, अब ये जो बात है ना गोविंद जी, इसको लेके हम अभी जिस युग में हैं, और पहले जो जीवन शैली रहती थी, जो प्रकृति के साथ अधिक जुड़ाव रहता था, और ये जो टेक्निकल चीज़ें हमारे खिलौने बन गए हैं, वो हमारे जीवन में नहीं थी। भागा दौड़ी नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, तो वो एक अलग प्रकार का काल था, अलग तरह का जीने का ढंग था। और उस सब के चलते मनुष्य प्रकृति की तरफ अधिक ध्यान देता था। जैसे हमारे परंपरा में भारतीय मनीषियों ने हमें कितने हजारों वर्ष पहले बता दिया है कि अमुक दिन सूर्योदय कितने बजे होगा, या इस तरह की कई छोटी छोटी बातें हैं, ग्रहों की गति के बारे में, कब कहाँ पहुंचेगा, ये सब न जाने कैसे उन्होंने किया होगा। पर उस बात को लेकर हम फिर पृथ्वी के साथ संबंध को लेते हुए आपने कहा कि हम उसका शोषण नहीं करें। तो एक व्यक्ति के रूप में कई बार मैं बचपन में से ऐसा महसूस करता रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो है, उसकी बहुत सीमा होती है कि वो क्या शोषण कर रहा है, नहीं कर रहा। अब आप अगर एयर कंडीशन का उपयोग कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, आप भी कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, उसमें क्या-क्या प्रदूषण हो रहा है। तो इसको लेते हुए आप बताएँ, क्या आप सोचते हैं, क्या व्यक्ति असहाय हो गया है कि प्रकृति के साथ उसका जो संबंध है वो तो तय है, समाज ने कर दिया? प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध में भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के स्वरूप में पहले एक बार इसकी चर्चा करते हुए फिर आपके सवाल पर आता हूँ। अगर भारतीय परंपराओं में देखें तो भारतीय परंपराओं में ये माना जाता है कि सृष्टि का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है, और मनुष्य का निर्माण भी, मानव शरीर का निर्माण भी इन पंच तत्वों से हुआ है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पर्यावरण है हमारा, ये पंच तत्व है। तो हमारा पृथ्वी तत्व हो, जल तत्व हो, वायु तत्व हो, अग्नि तत्व हो, और ये आकाश तत्व हो। इस सब का कहीं न कहीं हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे भावों पर, विचारों पर, हर स्वरूप में इसका प्रभाव विद्यमान है। अब अगर हम भौतिक युग के साथ में जोड़ते हैं तो भौतिक युग में अलग अलग तरह के तत्वों की प्रमुखता बढ़ जाती है। तो जब तत्वों की प्रमुखता बढ़ती है तो उसी के अनुरूप इसके प्रतिफल भी मिलते हैं। लेकिन मैं खासतौर पर इस बात के साथ जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय परंपराओं में हमने प्रकृति की उपासना करने पर ध्यान दिया। प्रकृति को हर स्वरूप में उसकी उपासना की। अगर हम प्राचीन पद्धतियों को जिसकी आप बात कर रहे हैं कि प्राचीन ऋषियों मुनियों ने, मैं तो ये कहूंगा कि प्राचीन ऋषि मनीषी, हमारे जो मनीषी थे, वो सही मायने में प्राकृतिक विज्ञानी थे। उन्होंने बरसों तक आराधना करने के बाद, बरसों तक तपस्या करने के बाद, बरसों तक अनुसंधान करने के बाद फिर अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन सिद्धांतों में उन्होंने किसी न किसी स्वरूप में हमें पृथ्वी के साथ, जल के साथ, अग्नि के साथ, वायु के साथ और आकाश तत्व के साथ प्रमुखता के साथ में जोड़ा। आप वर्तमान परिवेश की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वैदिक काल की बात करें तो जो भौतिक विकास हमें अभी दृष्टिगोचर हो रहा है, किसी न किसी स्वरूप में भौतिक विकास का दौर वो भी था। और उस दौर में सब कुछ सहज भी होता रहा होगा। कालांतर में मैं उसकी व्याख्या नहीं करना चाहूंगा कि किस तरह से स्वरूप बिगड़ा और किस तरह से हम बिगड़ते बिगड़ते किस स्वरूप में पहुंचे और किस तरह से विकास भी हुआ। दोनों चीजें अपने साथ में जुड़ी हुई है। मानव सभ्यता का उदय, मानव सभ्यता अलग अलग परिवेश में, अलग अलग वातावरण के अनुरूप ढलती गई और अलग अलग उसकी शाखाएं निकलती गई। लेकिन मूलतः अब प्रकृति के, भारतीय परंपरा प्रकृति की उपासना करने की है। वो उपासना ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत बीजम मोतारम रत्नधातवम, अग्नि की उपासना की गई है। वो अग्नि तत्व को इतनी प्रमुखता दी गई है। हम सूर्य की उपासना करते हैं, ग्रह नक्षत्र जिनकी आप बात कर रहे हो, हम ग्रह नक्षत्रों की उपासना करते हैं। और हम भारतीय मनीषियों ने
तो उसके ग्रह नक्षत्रों के मनुष्य के व्यक्तित्व पर प्रभावों का भी बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है। तो ये किसी न किसी स्वरूप में हम प्रकृति की उपासना के अलग अलग तत्व देखते हैं कि हम जल तत्व की, वायु तत्व की, अग्नि तत्व की या पृथ्वी तत्व की, हर स्वरूप में उसकी पूजा और उपासना करके आज भी उसको संरक्षित करने का निरंतर प्रयास करते हैं। गोविंद जी, हम पृथ्वी के साथ मनुष्य के संबंध को भारतीय दृष्टि से आज के संदर्भ में देखें, जैसे आपने कहा कि शोषण नहीं और वो जैसे ले रहे हैं तो दे भी रहे हैं, तो क्या आपको लगता है सही तरीका है कि हम जो कर रहे हैं उससे प्रकृति का विनाश नहीं हो रहा हो बल्कि संरक्षण हो रहा हो? उस दृष्टि से आपने जो कुछ देखा अपने जीवन में, वृक्षारोपण की तरफ भी आपका विशेष संभवतः ध्यान इसी कारण गया होगा। अशोक जी, अगर हम पहले वृक्षों के ऊपर पूरा बात अगर करते हैं तो प्रकृति के शोषण और प्रपोषण की जब बात करते हैं तो आपने गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये तक लिखा है कि किसी भी वृक्ष का से फल तोड़ना निषिद्ध है। फल पक जाने के बाद जब खुद गिरेगा तब आप उसका उपभोग करें। हमें फलों की ज्यादा आवश्यकता है तो फलों का आवश्यकता के लिए हम तोड़ते हैं उसको, और तोड़ने के बाद में उसको अननेचुरल तरीके से उसको पकाने की कोशिश करते हैं। पकाने में रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं और वो रासायनिक तत्व किसी न किसी स्वरूप में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बाधक है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं। जबकि हमारी प्राचीन मनीषी तो यही कहते रहे हैं कि आप वृक्ष से फल पकने के बाद जब नीचे गिरता है तब उसका उपभोग करें। तो उसकी स्थिति में न तो उसको अप्राकृतिक ढंग से उसको पकाने की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा आपके उपभोग के लिए आपको ज्यादा फलों की जरूरत है तो आप बहुत सारे वृक्ष लगाएंगे, ज्यादा वृक्ष लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा उनका उपयोग करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वनों का क्षेत्र निरंतर कम होता जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वन दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं, अलग अलग दिवस मना करके हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी स्वरूप में प्रकृति के साथ में जुड़े। लेकिन इस तरह के दिवस अगर हम भारतीय परंपराओं में देखते हैं तो हम बहुत लंबे स्वरूप से मनाते आ रहे हैं। हमारे कई दिवस, आपको याद होगा, वृक्षों के बारे में अगर मैं बात करूं अशोक जी, आपको ये भी याद होगा, आंवला नवमी मनाते हैं। आंवले का वृक्ष का क्या महत्व है? आंवला नवमी हमारे राजस्थान की परंपराओं में, पूरे भारतीय दक्षिण भारत में भी मनाई जाती है और यहाँ भी मनाई जाती है। आंवला अपने आप में परिपूर्ण एक ऐसा पोषक तत्व है जो कई तरह के रसायन शरीर की आवश्यकता के अनुरूप हमें उपलब्ध कराता है, और उस आंवले के वृक्ष को प्रमुखता देते हुए आंवला नवमी मनाई गई। पीपल पूर्णिमा, वो जैसे वन दिवस मना रहे हैं, जैसे हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, वैसे ही पीपल पूर्णिमा, साल में एक दिन ऐसा आता है जब हम पीपल वृक्ष की आराधना और पूजा करते हैं और पीपल वृक्ष लगाते हैं बहुत सारे। और पीपल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पीपल पर्यावरण की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और फिर तुलसी के लिए तो पूरे कार्तिक मास में तुलसी की एक तरह से पूजा और उपासना होती है। दीपक जलाया जाता है, उनको संरक्षित करने के लिए ओढ़ाया जाता है, तुलसी का विवाह किया जाता है। ये भारतीय परंपराएं हैं। तो तुलसी प्रत्येक घर में लगाई जाती है, तो ये वृक्ष की पूजा है। तुलसी की हो, नीम की लकड़ी का उपयोग जलाने में नहीं करते, ऊर्जा के तौर पर करने के बजाय नीम को एक तरह से संरक्षित कर दिया गया है कि इसको जलाओ मत। जलाने में हो सकता है उससे उत्सर्जन होने वाली विभिन्न गैसें जो शायद दूसरे वृक्षों में ज्यादा बेहतर हो सकती है, तो उनका उपयोग किया गया कि जलाने में। और इसी के साथ अगर हम यज्ञ में देखते हैं तो यज्ञ के दौरान भी अलग अलग प्रकृति की संविधाएं इस्तेमाल की जाती है। उसमें अलग, कभी पीपल का होगा, कभी वट वृक्ष होगा, कभी कुछ और तरह के वृक्ष होंगे। उस यज्ञ के आवश्यकता और मौसम और उस वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए फिर संविधा का उपयोग भी उसी अनुस्वरूप बताया गया है। तो भारतीय मनीषियों ने गहरे अनुसंधान के बाद इन सब चीजों को एक साथ जोड़ा है, दिखाया है। और वृक्षों की उपासना हम आप ये भी देखते हैं कि भारतीय परंपराओं में वन महोत्सव अपने अलग तरीके का होता है। आदिवासी क्षेत्रों में वनों का अलग महत्व है। राजस्थान के परिवेश में, रेगिस्तानी प्रदेशों में खिचड़ी की पूजा, विश्नोई समाज पूरी खिचड़ी की पूजा करता है। अलग अलग क्षेत्रों में, साउथ में अगर आप जाएंगे तो चंदन की उपासना की जाती है। और साथ में वनों को संरक्षित करने के लिए आप ये भी देखेंगे कि हमने वनों के साथ साथ पर्वतों को भी संरक्षित किया है, पहाड़ों की भी हमने पूजा की है। गोवर्धन पूजा, भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली में गोवर्धन उठा करके एक तरह से संदेश दिया
कि ये पर्वत भी प्रकृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये भी आपके जीवन के लिए अनिवार्य है। इस तो गोविंद पर्वत जी, के ऊपर गोविंद जी, पर्वत की तरफ वापस आते हैं। मैं फिर से पृथ्वी की तरफ आ रहा हूँ। तो जो उर्वरक रासायनिक उपयोग में लाए जाते हैं, वो धरती की प्रजनन क्षमता को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है उनके प्रयोग से जल्दी या बड़े आकार के फल मिल जाते हैं, इसलिए भी उनका उपयोग हो रहा है। तो इसके बारे में सरकार की तरफ से या एक रूप से कोई ऐसी नीतियां रही हैं कि जो धरती का जो उसकी कोमलता कह दीजिए, उसकी जो उर्वरता के साथ उसकी पवित्रता कह दीजिए, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, पर हम उतनी दूर तक नहीं देख पा रहे जितनी दूर तक संभवतः भारतीय ऋषियों ने बहुत पहले देख लिया था। अशोक जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। हम देखते हैं कि पिछले करीब 5-6 दशकों से, बल्कि 7-8 दशकों से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरे विश्व में जनसंख्या का विस्फोट हुआ। आपने देखा कि हमने विश्व जनसंख्या दिवस मनाना शुरू किया केवल इस आधार पर कि जनसंख्या करीब 37 वर्षों में 2.5 अरब से बढ़कर के 5 अरब हो गई। और अब तो विश्व की जनसंख्या 5 अरब नहीं, और भी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ गई और अब हम 7-8 अरब के आसपास पहुंच गए। तो अब इन परिस्थितियों में जब भारी जनसंख्या का दबाव हम पर पड़ा, तो उस स्थिति में अन्न की आवश्यकता भी उसी अनुपात में बढ़ी। और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए, चाहे वो फलों की उत्पादकता हो, चाहे अन्न की उत्पादकता हो, हर जगह, चाहे दूध की उत्पादकता हो, हर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अप्राकृतिक अननेचुरल तरीके का इस्तेमाल किया गया। अननेचुरल मैं इसलिए कहूंगा कि इसमें चाहे आप कीटनाशक का उपयोग करके, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके उनको उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो फर्टिलाइजर्स उपयोग में लिए जा रहे हैं। और अब पूरे विश्व भर में चेतना बढ़ने लगी है। अब आप देखते हैं कि आजकल ऑर्गेनिक फूड, उसके बारे में पूरे विश्व भर में जन चेतना जागृत हुई है। अब अलग अलग खेतों में अपने खेतों को सुधारा जाने लगा है और उसमें ऑर्गेनिक फूड का प्रोडक्शन शुरू हुआ है। हालांकि अगर सरकार की दृष्टि से देखें तो सरकारें भी कुछ प्रयास करने लगी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के प्रयास करने लगी है। लेकिन मैं एक गंभीर संकट जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की यूज से, और जो इतने रासायनिक केमिकल्स यूज किए, उनका दुरुपयोग किस हद तक हुआ, उसका किस तरह से पर्यावरण प्रभावित हुआ, एक उदाहरण ये देना चाहूंगा कि जिस तरह से, मैं उदाहरण के तौर पर पंजाब को लेता हूँ, कि पंजाब में भारत का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक, अन्न का उत्पादक पंजाब माना जाता है। पंजाब में भारी मात्रा में फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज हुआ। प्रोडक्शन तो बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वहां से पूरे लोगों में कैंसर की प्रवृत्ति इतनी तेजी से बढ़ी, क्योंकि वो किसान जो उन फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे थे, उसके साथ साथ जिन केमिकल्स का यूज कर रहे थे, आज पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित है कैंसर से। और दूसरी चीज, गोविंद जी, जब इन फर्टिलाइजर्स, मैं एक चीज माफी और चाहता जोड़ दूं। हूँ जी, बोले। फर्टिलाइजर्स को, जब इन फर्टिलाइजर्स और इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम यूज कर रहे हैं खेतों में, वो पानी पर बहने के साथ न केवल खेत को, हमारी भूमि को खराब कर रहा है, लेकिन वो बरसात में पानी बह करके जलाशयों में जाता है। और जलाशयों में जाने का इम्पैक्ट, उसका प्रभाव ये होता है कि उन जलाशयों में मौजूद ऐसे कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां ये पानी गया, वहां से मछलियां तो क्या, मगरमच्छ तक मर गए। तो वो उस पानी का जब हम उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, हम अंदाजा लगा सकते तो प्रश्न ये था गोविंद जी कि ये जो बात आप बता रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में है और काफी समय से है। तो सरकार जो भी रही हो, राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखें, हम ये देखें कि आने वाली पीढ़ी को हम किस तरह का वातावरण देने वाले हैं, बल्कि अपने लिए भी किस तरह का वातावरण बना रहे हैं। तो ये एक प्राथमिकता के साथ में सुलझाए जाने वाली समस्या है जिस पर ध्यान, लेकिन इस पे कोई बातचीत भी बहुत अधिक होती मुझे दिखाई नहीं दे रही। और दूसरा ये भी कि अकाउंटेबिलिटी नहीं लग रही है कि अगर इतने लोग बीमार हुए क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स के उपयोग से अमुक अमुक बातें हुई हैं, जैसे कि आपने कहा नदियों के पानी तक पर इतना प्रभाव पड़ गया प्रदूषण से कि मगरमच्छ तक अपने प्राण गंवाने को बाध्य हो गए। तो ये जितना ध्यान इस पर, जितनी बातचीत होनी चाहिए थी, आपको लगता है हो रही है कि नहीं हो रही है?
जितनी जरूरत है उतनी तो नहीं हो रही, लेकिन थोड़ी थोड़ी जन चेतना जागृत होने लगी है। अब जिस तरह से कैंसर बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से और बीमारियां, मैं तो उदाहरण कोरोना का भी लेना चाहूंगा कि कोरोना भी कहीं न कहीं वायरस से उत्पन्न हुआ है। और ये वायरस, ये हमने फिर प्रकृति के साथ में खिलवाड़ की है, चाहे किसी भी तरीके से करें। प्रकृति में सब कुछ, जीव जंतु सब, और वायरस भी कहीं न कहीं प्रकृति का अंश है। कई तरह के वायरस है जो शरीर के लिए उपयोगी है, कई तरह के वायरस है जो मनुष्य के लिए उपयोगी है और कई घातक भी है। लेकिन हम प्रकृति से जैसे जैसे खिलवाड़ करते जाएंगे, वैसे वैसे आप ये वायरस बढ़ते जाएंगे। स्वाइन फ्लू हुआ, जो हमारे सिद्धांत है भारतीय परंपरा को, जीवो और जीने दो। लेकिन हम जिस तरह से मांसाहार जिस तेजी के साथ में बढ़ा है, प्रकृति ने तो नहीं कहा। प्रकृति ने तो हमें जीवों की उपासना करने का सिद्धांत दिया। आप देखते हैं कि भारतीय परंपराओं में हमने तो जीव जंतुओं की भी पूजा की है। हमने तो चूहे तक को गणेश जी का वाहन मानते हुए उसको पूजा है। मोर को हमने वाहन मानते हुए पूजा है कि कृष्ण के साथ जोड़ करके, और किसी और के, कार्तिकेय जी के साथ में जोड़ करके पूजा है। नंदी, जिसकी बहुत उपयोगिता नहीं रह गई, लेकिन उस दौर में थी, प्रकृति के साथ जो दौर में थी, अब नहीं थी, लेकिन ये देखा गया कि नंदी अगर उपयोगी नहीं है तो भी हमें शिव का वाहन मानते हुए उसको पूजा है। और तो और हिंसक शेर, उसको दुर्गा का वाहन मानते हुए उसको भी हमने जियो और जीने दो के सिद्धांत के आधार पर उसको सुरक्षित रखने की बात की है। और तो और जो ये सांप, हाँ, आप जो ये देखते हैं नाग विषय पंचमी आती है, बिल्कुल। तो नागपंचमी का ये उल्लेख आपने प्रकृति किया। के साथ, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भी किसी न किसी स्वरूप में प्रकृति का अंश है। और ये हमारी खेती के साथ में जुड़ा हुआ है, हमारे हर जीवन के हर तत्व के साथ में जुड़ा हुआ है। और प्रकृति में अगर हम केवल अन्न के उत्पादन करके मनुष्य सिर्फ अपनी बात करता रहेगा तो शायद हम प्रकृति के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, सृष्टि के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हमें सृष्टि के प्रत्येक रचना को संरक्षित करने की जरूरत बिल्कुल सही कहा आपने गोविंद जी, और आपकी बातें सुनते हुए कई चिंतन के जो स्फुरण होते हैं वो हमारे दर्शक भी इस बारे में और अधिक विचार कर रहे होंगे, और करते करते हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले समस्या को और अच्छे से समझना भी मदद करता है। तो इस दृष्टि से आज हम और विशेष विस्तार में नहीं जा पाएंगे, पर आप ये बताएं कि जब हम पर्वतों की बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा स्मरण आया कि हिमालय भी हमारे लिए पूजनीय है, पर हिमालय का पूरा हिस्सा भौगोलिक दृष्टि से भारत में नहीं है। उसी प्रकार से जब आप पारस्परिक निर्भरता को सम्मान देता हुआ जो दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति का है, तो भारत में ही उसको लेकर अलग-अलग मत मतांतर सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर या जो भी है, तो अ, उस विषय पर राजनीतिक गलियारे में जाना पड़ जाएगा, इसलिए भी छोड़ देते हैं। लेकिन मोटा-मोटी उसका असर तो धरती पर तो पड़ रहा है। अ, अब मैं चलते-चलते आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो कि सजग है, जो कि धरती को श्रद्धा से देखता है और संवेदनशीलता को लेकर वो सोचता है मैं क्या सकारात्मक कर सकता हूँ। उस दृष्टि से क्या मोटा-मोटी 3-5 बात आप बता सकते हैं? है। देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी बात सजगता के साथ में जब व्यक्ति खुद अगर सजग होगा, सबसे पहली चीज हम ये मानते हैं कि वृक्ष में जीव है, सजीव है, और उस वृक्ष को पोषित और पल्लवित करना हमारा दायित्व है। हम बहुत ज्यादा वृक्ष अगर लगाते हैं, एक बहुत आसानी से के साथ में हम लगा सकते हैं, अपने घर में लगाएं, अपने जहां खाली जगह मिल रही है वहां लगाएं। जितना वनों को संरक्षित करेंगे, वो वन की बरसात लाएंगे। जल जीवन का आधार है। हम एक व्यक्ति सजगता के साथ में पौधारोपण करें, जल को संरक्षित करें। हम जल को प्रदूषित करते हैं, कई तरीके से प्रदूषित करते हैं, जल का दुरुपयोग करते हैं। जल, उसको वरुण देवता को पूजनीय माना है हमने, तो उस जल देवता की भी हम उपासना करें, उसके संरक्षित करें। नदी नालियों को गंदा कर रहे हैं, उनकी तरफ भी हम खुद व्यक्तिशः ध्यान दें। लोगों को अवेयर करें कि जिस तरह का माहौल खराब होता जा रहा है नदियों का, उसको बचाने की कोशिश करें। पर्यावरण को, जो वायु प्रदूषण है उसको संरक्षित करने के लिए भी व्यक्तिशः हम इस बात की तरफ ध्यान दे सकते हैं कि हम जितना प्रकृति के अनुरूप वातावरण में रह सकते हैं उसके अनुरूप रहें। हम अगर ये तय कर लेंगे, प्रत्येक मन व्यक्ति ये तय कर लेगा कि हम केवल ऑर्गेनिक फूड का ही प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक फूड का ही उपयोग करेंगे, तो शायद केमिकल फर्टिलाइजर से यूज किए हुए अन्न की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हतोत्साहित होंगे। हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे। हम जीव जंतुओं को संरक्षित करने, उसके प्रति भी अपने दायित्वों का निर्वहन करें। चाहे किसी भी तरह का जीव जंतु हो, उसको भी प्रकृति के इस चक्र को बचाए रखने के लिए उसकी तरफ भी ध्यान दें। और जितना हमारी आवश्यकताओं को, सबसे बड़ी जरूरत है
कि हम अपनी आवश्यकताएं असीमित है, सृष्टि के साधन सीमित है, लेकिन हमें केवल अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने की तरफ ध्यान देने की बजाय सीमित संसाधनों का जितना बेहतर उपयोग कर सकते हैं उतना करें, और जितना प्राकृतिक परिवेश में रह करके हम प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, उस प्रकृति के आनंद की तरफ हम निरंतर बढ़ें। बहुत सुंदर आपने बताया। और आज हम थोड़ा बहुत चर्चा पृथ्वी तत्व को लेकर कर पाए। आगे कभी हम जल तत्व, अग्नि तत्व के बारे में और विस्तार से संभवतः चर्चा कर पाए। पर यह आवश्यक है कि हमारा धरती माता के साथ जो संबंध है, उसमें जो कृतज्ञता का भाव हमारे कर्मों के द्वारा प्रकट होना चाहिए, वो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो गोविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये महत्वपूर्ण विषय हैं जो हमें अपने आप से भी जोड़ते हैं, अपने परिवेश से भी। हम किस तरह सार्थक और सकारात्मक सेतु बनाएं, उस दिशा में भी प्रेरित करते हैं। तो कल्चरल एक्सपर्ट डॉक्टर गोविंद पारिक जी, जयपुर से आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्हें धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा महत्वपूर्ण विषय चुना जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। और आप सभी का आभार के साथ धन्यवाद है। हम जब सजग होते हैं तो जीवन हमारे लिए अपने कुछ और रहस्य उजागर करता है, जिनको लेकर हम प्रसन्नता से अपने और औरों के जीवन में जो कल्याण का भाव है उसको जागृत करें। ऐसी प्रार्थना गोविंद जी के साथ करते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार है। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।